एक्सीडेंटल डेथ। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंटल डेथ का केस है। मने, तुमने इस दीपा केसवानी का स्टेटमेंट पढ़ा? हाँ सर, पढ़ा है। दीपा ने दोनों हॉस्पिटल में अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। तपस हॉस्पिटल से डॉक्टर कपिल रत्नानी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट केस आया है। पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है। हमारे डॉक्टर्स उसे ऑपरेट कर रहे हैं, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। दीपा ने कहा वो घर पर फिसल कर गिरा था। हाँ सर, स्टेटमेंट में ये कहा है। जैसे वो घर के अंदर आए वहीं फिसल कर गिर गए। दरवाजा आपने खोला था? जी नहीं, उनके पास अपनी चाबी थी, उन्होंने उससे दरवाज़ा खोला। मैं बेडरूम में थी। तकरीबन कितने बजे थे? 10 साढ़े 10 के आसपास। अंकित, तुम आ गए क्या? अंकित, अंकित, हेलो सूरज। क्या हुआ दीपा? सूरज प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अंकित फिसल के गिर गया है, उसके सर पे बहुत चोट आई है। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। सर मैं तुरंत वहां पहुंचा। देखा अंकित को बहुत चोट आई थी, मैंने ऑटो बुलाया। हम अंकित को अपने एरिया के क्लिनिक ले गए सर। डॉक्टर ने कहा बहुत गहरी चोट है, एडमिट करना पड़ेगा। मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर को जानता हूँ, दोस्त है। भाई फोन करो ना उसको। हाँ। जैसे ही हम लोग यहाँ तपस हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मामला बहुत सीरियस है। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड कैसे? बहुत ही क्रिटिकल है। अभी के लिए हमने ब्लीडिंग रोक दी है उनकी, लेकिन स्कल में बहुत डीप फ्रैक्चर है और मेरी यही एडवाइस है कि आप उन्हें इंडियन मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाइए। डॉक्टर साहब आप हेल्प कीजिए ना हमारी अंकित को वहाँ शिफ्ट कराने में। ठीक है। 3 दिन बाद 8 जून 2015 को दीपा केसवानी का पति अंकित केसवानी चल बसा। यह माना जा रहा था कि घर में दाखिल होते ही फिसल कर गिरने से जो उसके सर पर चोट आई, अंकित उसका शिकार हुआ और उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन पुलिस को शक था कि अंकित एक्सीडेंट का शिकार नहीं बल्कि किसी शिकारी की साजिश का निशाना बना था। यह एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। अजीब बात है सर, एक तरफ दीपा ये कहती है कि अंकित घर पे फिसला था और दूसरी तरफ वो कहती है कि वो गोमती चौक के पास गिरा था। क्या ये महज एक मिस्टेक है या कोई कवर अप? पता नहीं क्यों माने, मुझे ऐसा लग रहा है इस केस में अंकित केसवानी नहीं बल्कि किसी की नीयत, किसी की इंसानियत फिसली। जी, हमें दीपा केसवानी से मिलना है। वो बात करने की हालत में नहीं है। सिर्फ एक स्टेटमेंट लेना है, ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगी उन्हें। वहां गिरे थे अंकित। मैं रूम से बाहर आई और खून के सारे धब्बे आपने बड़ी बारीकी से मिटाए होंगे, क्यों? वो क्या है ना मिसेस केसवानी, हम पुलिस वाले खून पर इतनी आसानी से नहीं फिसलते। कदम रखने से पहले खून सूंघ लेते हैं, फिर चाहे वो एक बूंद ही क्यों ना हो। अभी मेरे पति की मौत हुई है। इन्हीं हाथों से खून के धब्बे साफ किए मैंने, और आप चाहते हैं कि मैं मेरे पति के खून के निशान भी साफ ना करूं। सफाई तो बहुत हुई है, इस घर में सारा खून मिटा दिया और गोमती चौक में सारे धब्बे मिटा दिए। कहां? डीएन मेमोरियल हॉस्पिटल में दिए गए स्टेटमेंट में आपने तो कहा था आपके हस्बैंड अंकित केसवानी गोमती चौक में फिसल कर गिरे थे। मेरे पति गोमती चौक में फिसल कर गिर गए, उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। मैम एक सेकंड का सवाल है। विरार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है एक्सीडेंट का, आप प्लीज उनको जल्दी से एडमिट कर लीजिए। मैं हमारे रेसिडेंट डॉक्टर ऑन कॉल को इन्फॉर्म कर देती हूँ। आप मुझे तपस हॉस्पिटल के पेपर्स दे दीजिए प्लीज। मैंने गोमती चौक कहा, शायद हड़बड़ाहट में कह दिया होगा, पर अंकित यहीं गिरे थे। शायद जल्दबाजी में मुंह से निकल गया होगा। जल्दबाजी किसी से भी हो सकती है,
खुद को देख लीजिए। आपके हस्बैंड की मौत डीएन मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई थी। आपका घर यहां विरार में है, मगर देखिए जल्दबाजी में आप उनकी बॉडी यहां लाना भूल गई। वहां हॉस्पिटल के सामने उनका अंतिम संस्कार कर डाला। मैंने आपसे कहा ना सर कि मैं शॉक में थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। हमारी शादी को 8 महीने भी नहीं हुए थे और उनके मरने के 3 घंटे के अंदर आपने उनका क्रियाक्रम कर डाला। आप समझ नहीं रहे हैं सर। अंकित की मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, उनकी डेथ 31 मई को हुई थी, जिन्हें मरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे। अगर हम अंकित की बॉडी को घर ले आते, सूतक लग जाता, समझे आप? मैंने आपसे कहा था ना, मेरी बेटी बात करने की हालत में नहीं है, कमजोर है वो। इतनी छोटी उम्र में उसने अपना पति खोया है। आप समझ नहीं रहे। समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं मैडम। मिसेस दीपा अंकित केसवानी, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में की गई गलती हो या जुर्म हो, नतीजा एक ही होता है, फुर्सत में पछतावा। सर मैं तो वहां से तभी चला गया था जब दीपा की मदर कविता आंटी और दीपा का भाई चेतन वहां पहुंचे। मिस्टर सूरज कटारा, डीएन मेमोरियल हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर दीपा ने यह कहा कि उसका पति अंकित गोमती चौक के पास गिरा था। गोमती चौक? ऐसा कैसे हो सकता? तो मेरे सामने तो नहीं बोला उसने कभी ऐसा। सर अगर ऐसा कुछ बोला भी होगा तो मेरे ख्याल से मुंह से हड़बड़ाहट में निकल गया होगा उसके। सबसे पहले उसने तुम्हें फोन किया जब उसका पति बेहोश हुआ? हाँ सर। सबसे पहले उसने तुम्हें क्यों फोन किया? सर दीपा मेरी अच्छी दोस्त है और अंकित भी मेरा अच्छा दोस्त था। और ये अच्छी दोस्ती शुरू कब से हुई? कॉलेज, यहीं विरार में सर, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तो फिर तुम दीपा को काफी करीब से जानते होंगे। जी हाँ सर। तो मुझे यह बताइए मिस्टर सूरज कटारा कि दीपा की यह जल्दबाजी में फैसला लेने की आदत पहले से है या पति को गुजरे हुए 3 घंटे नहीं हुए अंतिम संस्कार भी कर डाला? देखिए सर, दीपा आपको ये बात पहले भी बता चुकी है और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। सर अंकित की रिश्तेदारी में उसका कोई नहीं था, सिर्फ उसकी माँ के अलावा, जो कि 31 मई को गुजर गई थी। हॉस्पिटल से बॉडी घर ले जाते तो वही सूतक उतक का चक्कर रहता, इसलिए हॉस्पिटल के पास ही अंतिम संस्कार करना पड़ा हमें। पर सर आप सवाल तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप हम पर शक कर रहे हैं। शक तो है मिस्टर कटारा, और सिर्फ शक नहीं, अब हमें पूरा पूरा यकीन हो रहा है कि इस केस में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक्सीडेंट नहीं हुआ? तो क्या हुआ सर? वो तो हम पता करेंगे, और अगर हमें पता चला कि तुम्हें कुछ पता था और तुमने हमसे छुपाया तो हमारा डंडा फिसलेगा और सीधा तुम्हारे सर पर गिरेगा। सर देखिए, दीपा मेरी अच्छी दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया, मदद के लिए पुकारा तो मैं वहाँ चला गया। मुझे जो जो मालूम था मैंने आपको साफ साफ बता दिया है सर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस वालों को शक है कि ये एक्सीडेंट केस नहीं है। पर क्यों? वो लोग ये कह रहे थे कि तुमने तपस हॉस्पिटल और डीएन मेमोरियल दोनों हॉस्पिटल्स में अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। गलती से मुंह से निकल गया होगा, मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं। मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कब बोला। ये पुलिस वाले भी ना बस बात का बतंगड़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। सर हो सकता है अंकित वाकई में घर पे फिसल के गिरा हो और स्ट्रेस और शॉक में दीपा ने गोमती चौक बोल दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है मणि, मगर कहां घर का ड्राइंग रूम, कहां गोमती चौक? हाँ सर, अजीब तो है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है मणि, ये 3 घंटों के अंदर अंतिम संस्कार करना, हमारे साथ बात करते वक्त वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ाहट, ये दोनों चीजें मेरे दिमाग पर दस्तक दे रही हैं, बार बार दस्तक दे रही हैं कि ये सो कॉल्ड एक्सीडेंट, ये हादसा हुआ ही नहीं है। हाँ मुकेश। बलदेव पाजी, वो बंदा अंकित टपक गया है। हाँ सुना, एक्सीडेंट केस दर्ज हो गया, तो फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं निकल ले रहा हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। अब आप देख लेना क्या करना क्या नहीं। ठीक है, निकल। मुझे लगा था स्कल में फ्रैक्चर्स थे, हैमरेज भी हुआ होगा। मगर आपको क्या लगता है ये इंजरी गिरने से नहीं किसी और वजह से हुई हो? इंस्पेक्टर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ।
अब क्योंकि ये एक्सीडेंट केस था इसलिए मैंने आपको तुरंत इन्फॉर्म किया था। जब अंकित केसवानी को यहाँ लाया गया था कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। ये तो मैं जानता हूँ डॉक्टर पटेल, आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ऐसी इंजरीज गिरने के बजाय किसी और कारण से हो सकती हैं। इंस्पेक्टर, हमारा काम अनुमान लगाना नहीं है, हमें बताया गया कि इंजरी फिसल कर गिरने से हुई है। डॉक्टर, पेशेंट को पहले तपस हॉस्पिटल में लेके गए थे, ये वहाँ की रिपोर्ट है। स्कल में काफ़ी फ्रैक्चर है, काफ़ी गहरा कंकशन भी है। 3 दिन बाद ही हेमोरेज की वजह से पेशेंट की डेथ हुई। डॉक्टर पटेल, मुझे शक है कि ये इंजरी फिसलकर गिरने से नहीं हुई है, जैसे कि पेशेंट की बीवी ने बताया। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपके शक को सही साबित कर सकता हूँ ना गलत। सर, माने दीपा, सूरज दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और अंकित के भी। इनफैक्ट अंकित के बारे में मैं हर छोटी सी छोटी डिटेल जानना चाहता हूँ। वो कौन था, क्या करता था, सब कुछ। सर, अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो हमारे पास ठोस सबूत होता कि एक्सीडेंट था या कुछ और। पोस्टमार्टम तो उन्होंने होने नहीं दिया माने। मौत के 3 घंटे बाद सीधा क्रिमेशन। अब इस सारे मामले का पोस्टमार्टम हम करें। मम्मी, मैं मैनेज कर लूँगी, मेरी देखभाल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ लौट जाओ। कैसी बातें कर रही है तू? यहाँ अकेले रह के क्या करेगी? कुछ दिन हमारे साथ रह ले, अच्छा लगेगा। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। एक बात बता, तेरे और अंकित के बीच में सब कुछ सही तो था ना? बस यही बाकी रह गया था कि मेरी अपनी माँ भी मुझ पे शक करे कि मैंने अपने पति को मार डाला। कैसी बातें कर रही है तू? पागल हो गई है? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, तेरी फिक्र हो रही थी ना, इसलिए। सर, अंकित केसवानी हमारी कंपनी में सेल्स में था, हम लोग मोटर पंप्स के डीलर हैं सर। आप अंकित और दीपा केसवानी को कितना जानते थे? अच्छे से जानता हूँ सर। क्या उन दोनों के बीच कभी कोई प्रॉब्लम थी? प्यार था सर। अंकित कभी भी ऑफिस से घर जाने के लिए इतना उतावला कभी नहीं रहता था। उनकी शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। और दीपा, क्या वो खुश रहती थी? हाँ सर, मतलब जब भी मैं उनसे मिला या कभी उनके घर गया या कभी वो मेरे घर आए, वो हमेशा ही बहुत खुश लगती थी सर। दोनों बहुत हैप्पी थे। थैंक यू। तुझे पता भी है क्या बोल रहा है तू? और वो भी किसके बारे में? तो तुझे क्या लगता है अंकित कि मुझे ये सब कहने में बहुत अच्छा लग रहा है? और अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि मैं जानता हूँ कि मैं किसके बारे में क्या कह रहा हूँ। दोस्त है ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ। सर, दीपा, अंकित और सूरज तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कुछ भी अटपटा नहीं मिल रहा। माने ये देखो, 5 जून की रात को 9:30 बजे दीपा केसवानी को एक फोन आया था और उसके हिसाब से उसी रात को 10:30 बजे उसका पति घर आकर फिसला था। ये 9:30 बजे वाला कौन? हाँ सर, ये नंबर 44456758 वाशिका लैंडलाइन है। सर, पीसीओ के मालिक से मेरी बात हुई, एज यूजुअल सर। कॉल किसने किया उसे याद नहीं। और दीपा केसवानी का क्या कहना है, किसका कॉल था? सर, वो कह रही थी कि रॉन्ग नंबर था। 9:30 बजे 5 जून को शायद से कोई रॉन्ग नंबर रहा होगा। हाँ, याद आया, रॉन्ग नंबर ही था। श्योर दीपा जी? आप लोग इंसान को मशीन समझते हो क्या? उस रात मेरे पति बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए, 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, और आप चाहते हैं कि मैं कोई टुच्चा सा रॉन्ग नंबर याद रखूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हैरेस क्यों किया जा रहा है। कुछ ज्यादा जल्दी ही चिढ़ जाती हैं ये मिसेज दीपा केसवानी। कोई तो वजह होगी इस चिड़चिड़ाहट की। जी सर। सर, मैंने सूरज के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। दीपा ने 10:35 पर उसे फोन किया था। दीपा और सूरज ने खुद ही कहा है। हेलो सूरज। क्या हुआ दीपा? सर, पता नहीं क्यों इन फोन रिकॉर्ड्स में और हमारी इन्वेस्टिगेशन के एंगल में मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा। और मुझे कुछ और ही मतलब लग रहा है माने। देखो माने, हम तुम्हारी फीलिंग्स के साथ चल सकते हैं और केस क्लोज कर सकते हैं,
या फिर मेरी फीलिंग्स के साथ चलें तो शायद कुछ निकल सकता है, और नहीं भी निकला तो हमने कुछ नया सीख लिया होगा इंसानों इन्वेस्टिगेशन दोनों के बारे में। बिल्कुल सर। मणे, इस सूरज का पूरा बैकग्राउंड निकलवाओ। वो और दीपा कॉलेज के दोस्त थे, और उस ऑटो रिक्शा वाले को ट्रेस करो जिसने सूरज दीपा की मदद की थी अंकित केसवानी को लोकल क्लिनिक तक पहुंचाने। सर। साहब, सूरज कटारी की पूरी हिस्ट्री कल तक आपके हथेली में होगी साहब। लेकिन ये ऑटो वाला। हाँ, वो ऑटो वाला जो उस रात उन्हें क्लिनिक में लेकर गया था। साहब, अब बोले तो विरार में कितने सारे ऑटो चलते हैं ना। हाँ, तो तेरा दिमाग भी कौन सा किसी ऑटो से कम चलता है गोविंद, इसीलिए काम तुझे दे रहा हूँ। आपने चने के झाड़ पे चढ़ा ही दिया है तो आपकी हथेली में मूंगफली थोड़े ना रखूंगा। पुलिस दीपा केसवानी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई क्योंकि उनके शक की बुनियाद काफी मजबूत थी। 2 स्टेटमेंट्स में एक्सीडेंट के अलग अलग ठिकाने बताए गए और लाश का क्रियाक्रम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में किया गया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लग रहा था जिसकी वजह से उनका शक यकीन में बदल जाता। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे पीछे हुए किस्से और वारदातों की कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गई थी। हमारा शक गहरा होता जा रहा है सूरज कि अंकित केसवानी को गिरकर चोट नहीं आई बल्कि कातिलाना वार किया गया उस पर, और हमें लगता है कि वार तुमने किया। नहीं सर, ये बात सच नहीं है। मैंने अंकित पे कोई वार नहीं किया। ठीक है, करवाया किसी से। तुमने और दीपा ने मिलकर सुपारी दी किसी को? आखिर साजिश क्या है, बताओ हमें। सर, कोई साजिश नहीं है। जो मैंने आपसे पहले कहा था वही बात है। सर, दीपा मेरी एक अच्छी दोस्त है तो उसने मुझे फ़ोन किया। उसने बताया कि अंकित घर में फिसलकर गिर गया है, उसको बहुत चोट लगी है, उसके सिर से खून निकल रहा है, तो प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो मैं चला गया सर। यही सच है सर। कॉलेज की फ्रेंडशिप है तुम दोनों की। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सर। मगर ये नहीं बताया कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, अच्छा खासा अफेयर था तुम्हारा। तुम दीपा के साथ शादी करना चाहते थे ना? रिक्शा वाले पे स्पॉट लगाया हुआ है साहब, जल्दी आएगा वो अपने रडार में। लेकिन सूरज कटारे अपने रडार में फंस चुका है साहब, और आपके लिए खुशखबरी भी है। हाँ, तो बता ना। साहब, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम विग्राम होता है ना, उसका सेल्समैन है ये सूरज कटारे, और इधर ही विरार में उसके बापू का एक हार्डवेयर की दुकान है, और इसका बड़ा भाई हाट बताता है उसके बापू को। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है सर जी कि सूरज और दीपा का सॉलिड कहानी था इस कॉलेज में। फिर दीपा की शादी हुई अंकित से? वो तो बाद में हुई सर जी। पहले सूरज की शादी हुई चट शादी पट्टलाल, बाद में दीपा की शादी हुई उस अंकित केसवानी के साथ 8 महीने पहले। ये दीपा और सूरज का अफेयर क्यों टूटा था, और सूरज की शादी क्यों टूटी थी? अब साहब, मोटा मोटा जो पता चला वो आपके सामने ताज़ा ताज़ा पेश कर दिया। तूने वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है गोविंद। आगे की स्टोरी ये सूरज ही सुनाएगा हमें। दीपा और तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, फिर तुम्हारी शादी हो गई, वो शादी टूट गई, फिर दीपा की शादी अंकित से हुई। अब अंकित इस दुनिया में है ही नहीं, तुम दोनों फिर से सिंगल एक दूसरे के लिए। क्यों? सर, मैं दीपा से प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे, लेकिन उस रिश्ते को मैंने तोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली थी। फिर हमारा डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद मैं दीपा से फिर से मिला। कंचन, तुम्हारी एक्स वाइफ, सेपरेशन से पहले एक केस दर्ज किया था तुम्हारे खिलाफ उसने, डोमेस्टिक वायलेंस का, जीके रोड पुलिस स्टेशन में। पीटते थे तुम अपनी वाइफ को? सर, मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया था उस पर। हाँ, झगड़े जरूर होते थे हमारे बीच। झगड़े क्यों होते थे? मेरी माँ सर, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन वो मेरी माँ के साथ बदसलूकी करती थी सर, इसलिए हम दोनों ने घर छोड़ दिया था। माँ और पापा के बीच में डाइवोर्स हो चुका था, तो बड़े भैया पवन पापा के साथ रहते थे और मैं माँ के साथ। सर, कंचन ने हर वक्त मेरी माँ की इंसल्ट की है, उसके बावजूद भी गुस्से में आकर भी मैंने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया। ये सब उसने केस वेस दर्ज किया है ना, ये सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए, और कुछ नहीं। कंचन से अलग होने के तुरंत बाद तुम दीपा से दोबारा मिले? हाँ सर, मैं और माँ मीरा रोड रहते थे। डाइवोर्स होने के बाद विरार में मेरी नौकरी लग गई थी तो मुझे विरार शिफ्ट होना पड़ा। माँ अभी भी मीरा रोड में रहती हैं, लेकिन विरार में मैं दीपा के फिर से कांटेक्ट में आया। सिर्फ कांटेक्ट नहीं सूरज, तुम दोनों का अफेयर शुरू हुआ फिर से, जो अंकित को पता चल गया, रास्ते का कांटा बन गया वो, और उस रास्ते के कांटे को निकालने का ये मर्डर सबसे आसान तरीका लगा तुम दोनों को। क्यों? सर, आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो सही ट्रैक बताओ मुझे। मैं दीपा से कभी शादी नहीं करता, तभी तो मैंने उससे रिश्ता तोड़ा था। मगर तुम प्यार करते थे ना उसे? हाँ, मैं प्यार करता था उससे। तो ब्रेकअप की वजह क्या थी?
हेलो, हाँ दीपा, हाँ बोलो ना। हाँ ओके, बाय बाय। कौन है ये दीपा? फ्रेंड? गर्लफ्रेंड है भैया। फेक तो नहीं रहा ना तू? क्यों भैया, गर्लफ्रेंड होना गुनाह है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो उम्र है टाइम पास की। टाइम पास नहीं है भैया, 2 साल हो गए हम लोगों के अफेयर को। इनफैक्ट उसके कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोग शादी का सोच रहे हैं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? क्यों भैया, क्या हो गया? तू जानता है इस लड़की को? हाँ भैया, मैंने आपको बताया ना, 2 साल से हम लोगों का अफेयर चल रहा है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ दीपा को। पूरा नाम दीपा चड्डा, राइट? और नंबर है उसका 4448986767। अब पूछ मुझे, मैं कैसे जानता हूँ? कैसे जानते हैं आप? अभी तक तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर जानना चाहूँ ना तो वो खुद सामने से आ जाएगी, सिर्फ एक फ़ोन करने पे। कैसे बकवास करें भैया आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। देखना है तुझे? ये देख। हेलो। हाय, दीपा बोल रही है? या स्पीकिंग। मेरा नाम पवन है और आपका नंबर मुझे हरीश ने दिया था। ओ हाय पवन। हाय दीपा, क्या मिल सकते हैं? मुझे वो मेरा मतलब है हाँ हाँ, मैं समझ गई। बताओ कहाँ मिलना है? आज रात कैसा रहेगा? ठीक है। जगह है ना तुम्हारे पास? हाँ जगह है, उसकी चिंता मत करो आप। तो मैं शाम को 6 बजे आपको पिकअप करता हूँ सेंट्रल प्लाजा कॉफ़ी शॉप से। ठीक है। हाँ, हरीश ने सब बताया ना, मेरा रेट और कितना एडवांस और बाकी सब भी? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने आपको कॉल किया। देख भाई, ये तेरी लाइफ है, लेकिन अगर मुझे पता है कि लड़की तेरे लायक नहीं है तो लाल झंडी दिखाना मेरा फर्ज है। बाकी तू देख ले। सूरज, माइंड मत करना, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। 6 बजे एक अर्जेंट काम है। ऐसी कौन सी अर्जेंट मीटिंग आ गई दीपा? कुछ नहीं, माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है। 6:05 हो गए, मैं निकलती। बैठो दीपा, वो फोन नहीं करेगा। क्या? कौन फोन नहीं करेगा सूरज? छोड़ो ये सब बातें, बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दीपा, मुझे नहीं लगता कि हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। आज अचानक ऐसी बात? दीपा, मुझे नहीं लगता कि हमारा रिलेशन तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है या कोई मतलब रखता है। तुम बात को गोलमोल क्यों घुमा रहे हो? सिंपल बात है तो सिंपल तरीके से बताओ ना। एक शब्द में बोलूं, पवन। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस वक्त पवन ने मेरे सामने फोन स्पीकर में लगा के तुमसे बात की थी दीपा। तुम्हारे साथ डील फिक्स हुई थी उसकी। ये नहीं पूछोगी कि मैं पवन को कैसे जानता हूं? दरअसल वो मेरा बड़ा भाई है। इत्तेफाकन उससे मालूम चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा हूं, जो कि अब तो पॉसिबल नहीं है। मुझे गुस्से से ज़्यादा दुख हो रहा था। दीपा बहुत अच्छी लड़की है सर, बस उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे जीने की सोची। प्रोस्टिट्यूशन में थी दीपा? सर, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता उसके लिए। मैं बस ये कहूँगा कि वो शायद एक आदमी के साथ जुड़कर खुश रहने वाली लड़की नहीं है। अंकित से तो जुड़ गई, उसे पता था? मुझे नहीं पता सर, मैं बस इतना जानता हूँ जब मैं दीपा से दोबारा मिला तो उसकी शादी हो चुकी थी अंकित के साथ, और वो लोग मुझे काफ़ी खुश दिखे। Cheers। फिर मेरी अंकित से दोस्ती भी हो गई। क्या बातें चल रही हैं? तुमने मेरा ड्रिंक नहीं बनाया सूरज? अरे वो मैं, तुम्हें क्या लगा शादी हो गई तो मैं बहुत गुड गर्ल हो गई हूँ? तुम्हें क्या लगता है सूरज, दीपा ने अंकित को मार डाला? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बेशक अलग मिजाज और अलग तरह से जीने वाली लड़की है, वो अपने में खुश रहती है, लेकिन वो किसी को इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हो सकता है अंकित को दीपा के अतीत के बारे में पता चल गया हो, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो,
और गलती से दीपा के हाथों अंकित का मर्डर हो गया। मुझे चांस कम लग रहा है सर, फिर भी मैं ये बात दावे से नहीं कह सकता। पता है मैडम मुझे क्या लगता है, इस सूरज और दीपा के बीच में अफेयर चल रहा था। अंकित को इसके बारे में पता चला, उसने दोनों को धमकाया होगा। या फिर हो सकता है अंकित को दीपा के पुराने किसी अफेयर के बारे में पता चला हो, या फिर सूरज के अलावा उसने उसे किसी और के साथ पकड़ लिया हो। पॉसिबल। मगर बात यह है कि अंकित ने दीपा को रंगे हाथ पकड़ा होगा, दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हुई होगी, और इस गर्मा गर्मी में दीपा ने शायद उसे धक्का दिया या फिर वार करने की कोशिश की। जान लेने का इरादा नहीं हुआ होगा, मगर जान तो गई, इसलिए मर्डर केस बनता है। हो सकता है सर, लेकिन अभी तक हमारे हाथों में कोई ठोस सबूत नहीं है। इस वक्त नहीं है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सबूत है ही नहीं। मने सबूत है, सबूत है। इसी माहौल में किसी पर्दे के पीछे यह सबूत हमारा इंतजार कर रहा है, जो सारे झूठ को बेनकाब करेगा। मने उस ऑटो ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन विरार के सारे ऑटो ड्राइवर्स की स्कैनिंग चल रही है। सच बोलना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? दीपा, पुलिस ने झूठ तो पकड़ ही लिया है ना। ना झूठ पकड़ा जाता ना हम पकड़े जाते। ऐसा सब कुछ होता ही नहीं अगर तुमने वो चौक वाली बात पे इतना जोर नहीं दिया होता तो। देखो, अगर वो लोग पूछे तो उनसे कहना कि घर लौटते वक्त अंकित का पैर फिसल गया था गोमती चौक में, ठीक है? क्यों? अरे क्योंकि उस वक्त तुम और अंकित घर पे अकेले थे, सारा शक तुम पे जाएगा। उन्होंने उस एक स्टेटमेंट की बाल की खाल निकाल दी, फंसा दिया हमें। दीपा, जितना टेंशन में तुम थी उतना ही मैं भी था, लेकिन ये सब तुम्हें तुम्हारे घर पे होने ही नहीं देना चाहिए था। तुम्हें ये चौक वाली बात तपस हॉस्पिटल में क्यों नहीं याद आई? अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम वहां जाके ये बोल दोगी कि ये सब घर पर ही हुआ। देखो सूरज, जो हो गया सो हो गया। अब प्लीज अपने मुंह से ऐसी कोई बात मत निकालना या ऐसा कुछ मत करना जिससे बात और बिगड़ जाए। मैं उन लोगों से कह चुकी हूँ, हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से निकला था कि अंकित गोमती चौक में फिसल कर गिरा। जो वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, उनको पूरा शक तुम पर है दीपा। जिस तरह से अंकित का अंतिम संस्कार किया गया ना जल्दबाजी में, उससे उनका शक और बढ़ गया है। साढ़े 9 बज गए, मेरे सीरियल का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ अंदर। दीपा भी ना टीवी एडिक्ट। तुम्हें तो उसके फेवरेट सीरियल्स भी मालूम होगी नहीं? काफी पुरानी दोस्ती है तुम दोनों की। हाँ, दोस्ती है, लेकिन उसके टीवी सीरियल फेवरेट कौन से नहीं जानता मैं। तुम दोनों की दोस्ती किसी सीरियल की कहानी से कम नहीं होगी नहीं? कैसे? मतलब दोस्त प्रेमी बनते हैं, फिर तुम्हारा ब्रेकअप होता है, बाद में तुम्हारी शादी होती है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा डिवोर्स होता है। और जब तुम लौटते हो तो देखते हो कि दीपा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। फिर तुम बहुत अच्छे दोस्त बनते हो और फिर कुछ नहीं अंकित, हम लोग सिर्फ दोस्त बनते हैं, सिर्फ दोस्त। देखो अंकित, जो बीत गया वो कल था, और बीता हुआ हमेशा दफनाया जाता है। इस वक्त दीपा के दिल में अगर कुछ जिंदा है तो वो तुम्हारे लिए प्यार है और कुछ नहीं। हर दिल के 4 खाने होते हैं, और तुम्हारी खास दोस्त दीपा का दिल 4 अलग अलग लोगों के लिए धड़कता है, कम से कम 4। इसीलिए तुमने ब्रेकअप किया ना। तुम्हें दीपा की असलियत पता चली, पता चला कि वो एक आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती, और तुमने रिश्ता तोड़ दिया। देख सूरज, मैं ये सब बात जानता हूं, लेकिन इस सब के बावजूद मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तू ये सब जानकर उससे प्यार नहीं कर सका। तेरा प्यार शायद मेरे प्यार से ज्यादा गहरा है, और तेरा दिल भी मुझसे बड़ा है। उतना भी बड़ा नहीं है मेरे दोस्त। कई बार दिल की बात जुबान पर दम तोड़ती है, जी करता है उसे सब बोल दूं, तू जो कर रही है वो सही नहीं गलत है। दर्द होता है यार, मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। तुझे पता भी है क्या बोल रहा है तू? और वो भी किसके बारे में?
तो तुझे क्या लगता है अंकित कि मुझे ये सब कहने में बहुत अच्छा लग रहा है? लेकिन तुझे कब से मालूम है? देख यार, तेरी शादी के वक्त मैंने फर्स्ट टाइम दीपा को देखा था, तब मैं ये सब कुछ कह ही नहीं पाया यार। मतलब तू? तेरी शादी से कुछ ही दिनों पहले मैं तेरी बीवी के साथ गया था एक होटल रूम में, लेकिन मुझे लगा कि वो उसका अतीत है यार, शायद वो बदल गई होगी, शादी के बाद अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है, लेकिन क्या? लेकिन वो नहीं बदली है यार। अंकित, दीपा आज भी होटल रूम्स में जाती है और घंटों के हिसाब से चार्ज करती है। बस जब मेरा कलीग अजय कोहली मुझे सब बता रहा था तब मैं कुछ ज्यादा शॉक नहीं हुआ, क्योंकि कुछ और लोगों से भी मुझे ये बात सुनने में आई थी। अच्छा, दीपा जानती है कि तुम उसके बारे में सब जानते हो? देखो, मैं नहीं चाहता कि वो कभी जाने कि ये बात मुझे मालूम है। प्यार करता हूं यार उससे, हद से ज्यादा प्यार। लेकिन अगर ये बात खुल गई ना तो उसकी इज्जत उछलेगी, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे सामने जलील हो। मैंने तुम्हारे साथ ये बात छेड़ी क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों की काफी पुरानी दोस्ती है और प्यार भी था कभी। हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती थी और दोस्ती है, ये बात मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं यार। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है सूरज, बड़ी ताकत है दोस्ती में। इसीलिए क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर सकते हो? तो जो बोलेगा वो करूंगा। बस जैसे भी हो तुम दीपा को इस लत से छुड़वाओ। बस उसे टीवी का नहीं, मर्दों का एडिक्शन है, और सिर्फ तुम ही उसे इस एडिक्शन से दूर करवा सकते हो। कैन यू हेल्प मी प्लीज? जिंदगियों में भूचाल आ गया था। अंकित, सूरज और दीपा तीनों के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। अतीत का दर्दनाक अंधेरा, वर्तमान का कड़वा सच और आने वाले दिनों की धुंधली संभावनाएं। इन तीनों मझधारों के बीच एक ही नाव में सवार ये तीन मुसाफिर एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे थे, सच से कतरा रहे थे। क्या इन तीनों की कश्मकश के बीच कोई एक्सीडेंट हुआ था? क्या एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसे पुलिस अब मर्डर मानकर चल रही थी? आखिरकार इस केस की हकीकत पर इन्वेस्टिगेशन ने कील ठोकी थी। आप क्यों आए हैं आप यहाँ? वक्त आ गया है पर्दा गिराने का। आप लोग इतने जालिम क्यों हैं? किसी इंसान को शांति से शोक तक मनाने नहीं देते। मैंने अपना पति खोया है। खोना क्या होता है जानते हैं आप? जानते हैं हम, खोना जानते हैं, पाना जानते हैं, और किसी को जानबूझकर दूर भेजना भी जानते हैं, इतनी दूर कि वो वापस लौटकर आ ही ना पाए। देखिए मिसेस केसवानी, जब एक जुर्म होता है ना, तो मुजरिम के जो करीबी होते हैं वो एक झूठ छिपाने के लिए लाख झूठ बोलने को तैयार होते हैं और बोल भी देते हैं, मगर अजनबियों पे दोस्ती का ऐसा कोई बोझ नहीं होता। वो हमेशा सच बोलते हैं। सर जी, वो कॉलेज में होता है ना, पढ़ाई के बाद और पढ़ाई, PhD वेचडी। अपनी तो विरार में ऑटो रिक्शा वालों पर PhD हो गई। पास हुआ? फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऑटो वाले की यूनियन, उसका अड्डा, ऑटो वाले की चौलें, सब छान मारा, तब जाकर आपका आदमी हाथ लगा है। नाम है कैलाश पाटिल। कहाँ मिलेगा? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है सर जी, आपके लिए लेकर आया हूँ। यहीं मेरे बगल में खड़ा है। मुझे वो मेरे बगल में चाहिए, या थाने में, अभी के अभी। 5 जून की रात को तुम अपनी ऑटो में एक घायल आदमी को पुष्कर क्लिनिक ले गए थे। हाँ साहब, एक मैडम थी और उसके साथ दूसरा वो साहब था, और एक आदमी बेहोश पड़ा था साहब। वो मैडम जो थी उस घायल आदमी की पत्नी थी। उसका कहना है कि उसका पति घर पर फिसल कर गिर गया, उसके सर पर चोट आई, वो मर गया। हमारा सोचना है वो झूठ बोल रही है, ये मर्डर केस है। साहब बच्चे की कसम खा के कह रहे साहब, मेरा इसमें कुछ नहीं था साहब। मैंने तो उस आदमी को बस डॉक्टर के पास छोड़ा था साहब, मदद की थी साहब। वो जो मैडम थी और उनका दोस्त था, उन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही थी? वो बात नहीं, आपस में जबरदस्त झगड़ा कर रहे थे साहब। किस बात पर?
ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन वो मैडम मतलब सटक गई थी उसकी उस आदमी पर। झगड़े का मुद्दा तो समझ में नहीं आया साहब, लेकिन ये बात साफ है कि उस घर में कुछ तो लफड़ा था साहब। उस रिक्शे वाले का ना तो कोई स्वार्थ है, ना फायदा, ना मतलब, इसलिए उसके झूठ बोलने का 0 चांस है। मिसेस दीपा केसवानी, ये सब किया कराया आपका है और ये सारा अरेंजमेंट आप ही के घर हुआ था। उस ऑटो वाले ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया? किस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं आप? उस अरेंजमेंट का नाम है बलदेव आहूजा। ताज्जुब हो रहा है ना आपको? इतना बड़ा राज हमें कैसे पता चल गया? मगर यह भी एक राज है जो मुजरिम को जेल जाकर समझ में आता है। जी हाँ मैडम, जेल आपका इंतजार कर रहा है, वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए मिसेस केसवानी, बैठिए। वैसे मिस्टर बलदेव आहूजा हमारे दूसरे मेहमान खाने में है, अच्छी खासी खातिरदारी की जा रही है उनकी। बैठिए। एक राज की बात खोलूं आप दोनों से। वैसे इस केस की सारी कड़ियां हमने तकरीबन पहले ही जोड़ ली थी, बस एक कड़ी बाकी थी आपकी। थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि आप शुरुआत से ही अबला होने की एक्टिंग कर रही थी, मासूम बनने के दावे कर रही थी। मगर सच ये है मिसेस केसवानी कि हमने आपके हर दावे पर गिरे पर्दे को ना सिर्फ उठाया है बल्कि उसके चिथड़े उड़ा दिए हैं। सूरज के कबूलनामे के बलबूते पर पुलिस इस केस के छुपे हुए खिलाड़ी बलदेव आहूजा तक पहुंच गई थी। आखिर में दीपा केसवानी को भी घेर लिया गया और सच सामने आया। अंकित केसवानी की मौत एक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी एक कत्ल था, एक अटैक हुआ था, एक साजिश हुई थी। बलदेव, रात को दूध वाला बैग दरवाजे पर लटकाना मत भूलिएगा। तुम सुबह से 3 बार बोल चुकी हो, मैं चाहूंगी ना तो भी नहीं भुला पाऊंगा। दूध उबाल कर ही फ्रिज में रखना। ओ यार पम्मी, तुम 10 दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ पे जा रही हो और लेक्चर मेरे को ऐसे दे रही हो जैसे पता नहीं बॉर्डर पे कोई जंग लड़ने जा रही हो। मायके जाके कहीं मेरे को भूल मत जाना। भूल जाती हो तुम, फोन भी नहीं करती हो। ऐश तो तेरी है भाई बलदेव। हाँ मेरी भी ऐश है। वैसे ये बता भाभी गई कहाँ है? हाँ भाई 10 दिन के लिए मायके गई हुई है। भाई मैं तो ये 10 दिन पूरे मजे करने वाला हूँ। हाँ वो तो तेरा फोन आया था तभी पता लग गया था मुझे। अच्छा यार भाई, एक काम है, कोई है क्या आइटम? क्या बोल रहा है बे? समझा कर यार, कोई अच्छी सी कॉल गर्ल एस्कॉर्ट टाइप। यार देख, मेरे को कोई होटल वोटल में तो जाना नहीं है, तो कोई दिला देना यार, मतलब जो घर पे आके तेरे भाई को 5 स्टार ट्रीटमेंट दे दे। ओए बलदेव, तूने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है? मेरा वो मतलब थोड़े था मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि तूने कभी अपने घर पे बुलवाया होगा या तेरे किसी फ्रेंड ने, तो कोई तो कॉन्टैक्ट नंबर शंबर होगा ना यार। कितनी अजीब बात है ना। तुम्हारा पति अंकित तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सूरज से रिक्वेस्ट करता है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, उसे समझाओ जरा, वो गैर मर्दों के साथ न जाए। और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सूरज क्या करता है? अंकित की मदद करने के बजाय वो तुम्हारी मदद करता है, नए कस्टमर्स ढूंढने के लिए। मतलब भरोसा, इंसानियत, जुबान, इन सब चीजों की कोई अहमियत ही नहीं रही दुनिया में। क्यों सूरज? ए दीपा, बलदेव मेरा दोस्त है यार, स्पेशल फ्रेंड है। लेकिन तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं होगा सूरज। उसको बता देना फुल कैश एडवांस में। पैसे की टेंशन मत ले, एकदम मालदार पार्टी है। एक्चुअली उसकी वाइफ गई हुई है कुछ दिन के लिए घर से बाहर, तो बलदेव साहब थोड़ी सी ऐश करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका नंबर मुझे SMS कर दो। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड को कब और कितनी मस्ती मारनी है। यस डार्लिंग, व्हेन यू कम, आई रेडी एनी टाइम। आज रात फ्री हूँ, लेकिन पूरा एडवांस रहेगा। सूरज ने बताया तो होगा ना? अरे एडवांस की क्या बात कर रही हो डार्लिंग, तू बस आज रात मेरे को खुश कर दे, तेरे को 10 दिन का एडवांस आज ही दे दूंगा। ओके बेबी। अंकित, मैं आज रात को अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली उसकी थोड़ी क्राइसिस चल रही है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाऊंगी। ओके?
you have called is currently not reachable. नहीं आई मतलब? नहीं यार, कोई इशू होगा। वैसे बहुत प्रोफेशनल लड़की हो। अबे काहे की प्रोफेशनल पे? 9:30 बजे आने वाली थी, 11:30 बजने वाले हैं। अरे यार मैं ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहा हूँ और मैडम ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। देख यार बलदेव, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम लोगों को मिलवाया, तुम लोगों की बात हुई, अब तुम लोगों के बीच में जो कुछ भी है प्लीज़ यार बलदेव उसमें मुझे इन्वॉल्व मत कर। तो अब सारी रात अकेले कैसे घसीटूं? अब बुखार कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बॉडी पेन बहुत है। 3 पेन किलर्स ले चुकी हूँ। तुम आज रात आराम करो ना, आज कहीं मत जाओ। मैं भी यही सोच रही थी। हेलो दीपा, क्या बकवास है ये? सॉरी बलदेव, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। अरे यार एक फ़ोन तक नहीं किया तुमने। मैं 2 दिन से वेट किए जा रहा हूँ। तो क्या करूँ? ऐसे आऊँ? क्या एंजॉय करोगे तुम? मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी, फिर आती हूँ। अरे यार साले तेरे को भी आज ही खराब होना था। नहीं चलते। आराम से खाओ। तुम मत उठो, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम खाना खाओ, खाना मत छोड़ो, मैं देखती हूँ। हेलो दीपा। कौन? दीपा, बलदेव बोल रहा हूँ। हाँ बलदेव बोलो। तू आने वाली थी ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकती। हद है यार, रोज सेम बहाना। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरी तबीयत सच में खराब है, मैं अभी नहीं आ सकती। भी मारा है तू साली किसी ने 4 पैसे ज्यादा दे दिए होंगे, बस तू चली गई उसके साथ। देख, उसको छोड़ के अभी के अभी मेरे घर पे आ जा। जितने पैसे तेरे को वो दे रहे ना, उससे कहीं ज्यादा मैं दूंगा तेरे को साली। एक और बार तुमने बदतमीजी से बात की ना। ओके सॉरी डार्लिंग, प्लीज मान जाओ, आ जाओ। टैक्सी भेजूं? तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। नहीं का मतलब नहीं। साली कोड़ी। अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? कौन है? वो अंकित, पता नहीं, कोई फोन पे बस गाली दिया जा रहा है। चुटकी में तेरे को तेरे घर से उठा लूंगा, एक चुटकी में। हाँ आजा, एड्रेस है या SMS करूं? कौन है बे? अरे मैं जो भी हूं, तू पहले बता तू कौन है? बड़ा उठवाएगा नाम है, चल बोल कहाँ मिलना है, सामने आ चल। औकात में रह तू, अपने बाप से बात कर रहे तू। अरे सामने तो आ, जो भी है तू, और तू अपनी औकात में रह। सुन, अगर दांत तोड़ के हाथ में नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी अंकित नहीं। ओ अंकित फंकित जो भी तेरा नाम है, हंसा मत मुझे और चुप करके दीपा से बात करवा। सुन, अगर दोबारा यहाँ पे फोन किया ना तो ढूंढ कर वहीं गाड़ दूंगा जिंदा। कोई कुत्ता भी नहीं सूंघेगा तेरी कब्र। अबे तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप फोन दीपा को दे दे। अब अंकल को सच में गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे मालूम है गुस्से को कहाँ घुसेड़ना है। अरे सामने तो आजा, गुस्सा तो दूर, रोना तक नहीं आएगा। कुछ अंदर नहीं जाएगा और कुछ बाहर भी नहीं आएगा। चल हट। मैं नहीं जानती कौन था। पर उसको मालूम है अब मैं कौन हूं। चलो डिनर खत्म करते हैं। अबे क्या हो गया बलदेव? एड्रेस दे साली का, एड्रेस दे। अरे भाई बलदेव थोड़ा शांत रहे यार। जब उसने बोला है कि वो बीमार है तो बीमारी होगी ना। तू उसके दल्ले की तरह बात क्यों कर रहा है बे?
देख मेरी हट गई है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तू मुझे पागल समझ रहा है? तू इतना गुस्से में है और मैं तुझे उसका एड्रेस दे दूं? ठीक है, तू एड्रेस मत दे उसका, मेरे पास तेरा एड्रेस है। मेरे साथ मेरा एक आदमी है, हम तेरे पास आएंगे, तेरी साले हड्डी तोड़ेंगे, साले तेरे को फोड़ देंगे। उसके बाद मेरे तू एड्रेस तो क्या तू उसके घर छोड़ के आएगा मेरे को साले। अपने दोस्त को धमकी दे रहा है बे? तुझे पता है ना, जब मेरी सड़क जाती है मैं कुछ नहीं देखता। तेरे को पता है ना, पहले भी मैं 2 हाफ मर्डर के लिए अंदर जा चुका हूँ। हाँ जानता हूँ। तो फिर क्या चाहता है? तेरे हाफ मर्डर के लिए भी अंदर चला जाऊँ मैं? एड्रेस दे रहा है या मैं तेरे घर पे लेने आऊँ? रॉड लिया सीट के नीचे, चल विरार निकाल। एक काम करना है उल्टू, पता नहीं हाफ या क्वार्टर तो पक्का है, साला अपने पैर पे नहीं चलना चाहिए, निकाल। हेलो दीपा, तेरा बलदेव से कोई झगड़ा हुआ क्या? सूरज, वो तुम्हारा दोस्त ना एकदम घटिया है, 3rd क्लास सड़क छाप। उसको समझ में नहीं आता कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। फोन पे फोन किए जा रहे हैं। दीपा, उसने मुझे धमका कर ना तेरा एड्रेस ले लिया। सूरज, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने उसको मेरा एड्रेस दे दिया? यार मैं क्या करता, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था वो। और तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम मेरा एड्रेस कैसे दे सकते हो उसे? तुम्हें पता है अंकित घर पे है और उसकी लड़ाई अभी अंकित से हुई है। मैंने कहा था कोई रॉन्ग नंबर है। मैं डर गया था यार। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानते हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तू देख लेना यार, हैंडल कर दे। कौन है तू ही था ना बे जो फोन पे धर्मेंद्र बन रहा था? मुझे सामने आने के लिए बोला था ना? ले तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। बलदेव प्लीज बोल। बलदेव बाजी, ये तो उल्टू हो गया। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो चल निकल। 70% सच हमें सूरज ने बताया, बाकी बलदेव आहूजा ने। तो मिसेस दीपा अंकित केसवानी, सच यही है, अटैक हुआ, मर्डर हुआ और आपने हमसे सब कुछ छुपाया। मैं नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं क्या करती हूँ। आप जो करती हैं उसने आपकी पति की जिंदगी छीन ली। मैंने अंकित की जान बचाने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। जब हम कुछ गलत करते हैं हम कई चीजों के बारे में नहीं सोचते, मगर वो होती जरूर है। अब देखो, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है अंकित को यह पता था कि तुम प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो। यकीन नहीं होता? अपने दोस्त सूरज से पूछ लीजिए। क्यों सूरज, सच कह रहा हूं ना? अंकित ने सूरज के साथ सब कुछ शेयर किया था। इनफैक्ट वो सूरज की मदद ले रहा था तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारा ये दोस्त, ये गुड फ्रेंड, तुम्हें उस दलदल में पूरी तरह डुबोने पर तुला हुआ था। मेरी समझ में नहीं आता है कि अंकित ने तुम दोनों पे विश्वास कैसे किया। एक बात कहूं, मैं सालों से जानती थी कि तुम अलग अलग मर्दों के साथ घूमती हो। सोचा तुम्हारी फितरत होगी। क्या अच्छा क्या बुरा, तुम बस ऐसे ही हो। पर ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम पैसों के लिए अपना जिस्म बेचोगी। मम्मी प्लीज, मैं पहले ही बहुत जलील हो चुकी हूँ, मेहरबानी करके तुम मत शुरू हो जाओ। मैं भी कम जलील नहीं हुई हूँ बेटा। एक बात याद रखना, बच्चे या माँ बाप जो कुछ भी करते हैं उसका असर एक दूसरे पर होता है। तुम्हारी गलती से आज एक मासूम की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक ऐसा मासूम जो तुमसे बेहद प्यार करता था, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए
तुमसे प्यार करता। वो सब गलती से हुआ, एक एक्सीडेंट था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और अंकित के साथ ऐसा हो ये तो मैंने कभी नहीं चाहा। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अंकित पर हुए हमले में बलदेव का साथी मुकेश अब भी फरार है। वो एक हिस्ट्री शीटर है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। दीपा, सूरज और बलदेव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और पुलिस को गलत जानकारी देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दीपा अपनी जिंदगी किस तरह से जीना चाहती थी उस पर हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उसके लाइफस्टाइल की वजह से ही यह हादसा हुआ जिसमें उसका पति अंकित केसवानी मारा गया। अंकित पर हमला सोच समझकर किया गया था। मकसद भले ही कत्ल का नहीं था, लेकिन हमलावर अंकित को सबक सिखाने आए थे और उनके हाथों एक हत्या हो गई। क्या यह मौत अवॉइड की जा सकती थी? एक तरफ दीपा को डर था कि अगर अंकित को उसके व्यवसाय के बारे में पता चल गया तो उसकी शादी टूट सकती है। इसलिए जब फोन पर बलदेव से झगड़ा हो रहा था तब उसने अंकित से झूठ कहा और कॉलर की आइडेंटिटी को गुप्त रखा। दूसरी तरफ था सूरज कटारा, जो जानता था कि अंकित दीपा की हरकतों से काफी हद तक डिस्टर्ब्ड है, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय उल्टा वो दीपा को नए नए क्लाइंट्स दिलवा रहा था। क्या इस तरह के झूठ से, पीठ पीछे इस तरह की बेईमानियों से कभी किसी का भला हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दीपा अपने देह व्यापार की सच्चाई को अपने परिवार वालों से, समाज से छुपा कर रखना चाहती थी। इसलिए वो एक हादसे को छुपा रही थी, एक कत्ल को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जुर्म छुपाए नहीं छुपता। जितना छुपाने की कोशिश करो उतना ही ज्यादा उभर कर सामने आ जाता है। पुलिस को इस केस की शुरुआत में ही दाल में कुछ काला नजर आ गया था और उन्होंने दाल के गलने तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। इस केस को अंजाम तक ले जाया गया। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि अगर सच बोलो तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन एक झूठ बोलने से काफी लंबे अरसे तक कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी झूठ पकड़ा ही जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, झूठ बेवजह दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।